आरएमएस सिविल सर्विसेज में आपका स्वागत है। ये हिस्ट्री का प्रैक्टिस सेट है और इसमें गुप्तकाल से संबंधित 85 क्वेश्चन लिए गए हैं और इससे पहले 2 वीडियो गुप्तकाल से संबंधित थे और उसमें जितने भी इम्पोर्टेंट तथ्य थे उसको कराए जा चुके हैं। तो इसीलिए जो 3rd वीडियो लाया गया है वो क्वेश्चन सेट लाया गया है, जिससे आप दोनों वीडियो देखने के पश्चात आप इसे प्रैक्टिस सेट लगा सकते हैं, जो आपके लिए बेनिफिट होगा और सभी क्वेश्चन का रिवीजन भी हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो स्टूडेंट नए हैं वो प्रीवियस वीडियो को देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। पहला नंबर क्वेश्चन देखिए कि निम्नलिखित में से किसके द्वारा गुप्त वंश की स्थापना की गई। तो इसका आंसर बताएं। आपको पहले ही कराया जा चुका है, तो ऑप्शन बी होगा, श्रीगुप्त होगा इसका आंसर। ओके। सेकंड नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा शासक गुप्त वंश का अंतिम शासक था। ऑप्शन ए भानुगुप्त, ऑप्शन बी बुधगुप्त, ऑप्शन सी विष्णुगुप्त तृतीय, ऑप्शन डी विष्णुगुप्त द्वितीय। तो इसका आंसर बताएं क्या होगा। ऑप्शन सी। ओके, विष्णुगुप्त तृतीय है, यहाँ पे द्वितीय लगा के कंफ्यूज करेगा, तो ध्यान रखिएगा। तीसरा नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस गुप्त शासक के शासनकाल में सर्वाधिक गुप्तकालीन अभिलेख प्राप्त हुए हैं। तो इसका आंसर बताएं। ऑप्शन ए है स्कंदगुप्त, ऑप्शन बी कुमारगुप्त द्वितीय, ऑप्शन सी कुमारगुप्त प्रथम, ऑप्शन डी नरसिंहगुप्त। तो इसका आंसर बताएं क्या होगा। ऑप्शन सी। ओके, कुमारगुप्त प्रथम यानी महेंद्रादित्य के समय सर्वाधिक गुप्तकालीन अभिलेख प्राप्त हुए हैं, तो ये ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है। इसमें सत्य देखना है। पहले में कि तोरमान को बौद्ध धर्म से घृणा करने वाला और मूर्ति भंजक कहा गया है। दूसरा में कि स्कंदगुप्त ने चीनी सम्राट सॉन्ग के दरबार में एक राजदूत भेजा था। ऑप्शन ए केवल एक, ऑप्शन बी केवल 2, ऑप्शन सी दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर बताएं क्या होगा। ऑप्शन ए। ठीक, इसमें सत्य है ना, तो ऑप्शन बी होगा। ओके, और तोरमान नहीं यहाँ पे होगा, यहाँ पे मिहिर कुल होगा। मिहिर कुल को बौद्ध धर्म से घृणा करने वाला और मूर्ति भंजक को कहा गया है, तोरमान नहीं है। 5 नंबर क्वेश्चन देखिए, गुप्तकालीन अधिकारी विनय स्थिति स्थापक निम्नलिखित में से किस विभाग का प्रमुख अधिकारी होता था। तो ऑप्शन ए राजकोष का अधिकारी, ऑप्शन बी युद्ध एवं शांति का मंत्री, ऑप्शन सी सेनापति, ऑप्शन डी शिक्षा एवं धर्म संबंधी अधिकारी। तो इसका आंसर बताएं क्या होगा। ऑप्शन डी। ओके, शिक्षा और धर्म संबंधी अधिकारी था और संधि विग्रह जो मंत्री होता था युद्ध और शांति का मंत्री होता था। ओके, और हरिसेन भी गुप्त समुद्रगुप्त का संधि विग्रह मंत्री था, तो ध्यान रखिएगा। 6 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस गुप्तकालीन शासक के द्वारा, यहाँ पे छूट गया है, शासक के द्वारा गुप्त संवत चलाया गया। ऑप्शन ए चंद्रगुप्त द्वितीय, ऑप्शन बी चंद्रगुप्त प्रथम, ऑप्शन सी समुद्रगुप्त, ऑप्शन डी स्कंदगुप्त। तो इसका आंसर बताएं। गुप्त संवत चलाया गया, तो ऑप्शन ए होगा। ठीक है, 319 ईस्वी। ओके, तो याद रखिएगा 319 ईस्वी में चलाया गया। 7 नंबर क्वेश्चन देखिए कि निम्नलिखित युगों में कौन सा युग सही सुमेलित है। तो ऑप्शन ए में है रघुवंश, के सामने है उसके लेखक हैं कामंदक, ऑप्शन बी नीतिशार का कालिदास, ऑप्शन सी न्यायावतार का सिद्धसेन, ऑप्शन डी बृहद संहिता का विशाखदत्त। तो इसका आंसर बताएं क्या होगा। इसमें कौन सा सही सुमेलित है। तो ये इम्पॉर्टेंट बुक है जो आपको याद रखना होगा, ये सब याद रखिए। और ये राइटर है, तो इसमें जो सही सुमेलित है न्यायावतार का सिद्धसेन है, ये सही है, बाकी सब तो गलत है। रघुवंश कालिदास का है, कामंदक का नीतिसार है। ओके, तो ये ध्यान रखिएगा। 8 नंबर क्वेश्चन देखिए कि गुप्त काल के दौरान भारत में बलात्श्रम यानी वृष्टि के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। तो इसका आंसर बताएं कि ऑप्शन ए इसे राज्य के लिए आय का एक स्रोत, जनता द्वारा दिया जाने वाला एक प्रकार का कर माना जाता था। ऑप्शन बी है कि यह गुप्त साम्राज्य के मध्य प्रदेश तथा काठियावाड़ क्षेत्रों में पूर्णतः विद्यमान था। ऑप्शन सी बलात् श्रमिक साप्ताहिक मजदूर का हकदार होता था। ऑप्शन सी मजदूर के ज्येष्ठ पुत्र को बलात् श्रमिक के रूप में भेज दिया जाता था। तो ये बताएं इसका आंसर क्या होगा। ये आइस में क्वेश्चन पूछ चुका है और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ऑप्शन ए होगा। ओके, 9 नंबर क्वेश्चन देखिए, और ये क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है। प्राचीन भारत में
हुए वैज्ञानिक प्रगति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है। पहले में है कि प्रथम सदी में विभिन्न प्रकार के विशिष्ट शल्क औजारों का उपयोग आम था। दूसरे में देखिए कि तीसरी सदी के आरंभ में मानव शरीर के आंतरिक अंगों का प्रत्यारोपण शुरू हो चुका था। तीसरे में है कि 5वीं सदी में कोण के ज्या का सिद्धांत ज्ञात था। और चौथे में कि 7वीं सदी में चक्रीय चतुर्भुज का सिद्धांत ज्ञात था। तो इसमें बताइए कि कौन सा कथन सत्य है। ऑप्शन ए 1, 2, ऑप्शन बी 3, 4, ऑप्शन सी 1, 3, 4, ऑप्शन डी सभी। तो इसका आंसर बताएं क्या होगा। इसका आंसर जो होगा वो ऑप्शन सी होगा। ओके, और ये भी क्वेश्चन 2012 में आ चुका है। 10 नंबर क्वेश्चन है कि परम भागवत उपाधि धारण करने वाला प्रथम गुप्त शासक कौन था। ऑप्शन ए चंद्रगुप्त प्रथम, ऑप्शन बी समुद्रगुप्त, ऑप्शन सी चंद्रगुप्त द्वितीय, ऑप्शन डी रामगुप्त। तो इसका आंसर बताएं क्या होगा। ऑप्शन ए, ठीक है। सॉरी, इसका आंसर जो होगा परम भागवत है ना, तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन सी होगा, चंद्रगुप्त द्वितीय होगा। पृथ्व्या प्रथम वीर उपाधि थी, किसकी थी उपाधि। पृथ्वी को बांधने वाला, पृथ्वी धरनी भी कहा गया है इन्हें। तो ऑप्शन ए समुद्रगुप्त, ऑप्शन बी राजेंद्र प्रथम, ऑप्शन सी अमोघवर्ष, ऑप्शन डी गौतमीपुत्र सातकर्णी। तो इसका आंसर बताएं क्या होगा। और ये क्वेश्चन आया हुआ है, ऑप्शन ए होगा समुद्रगुप्त को। 12 नंबर क्वेश्चन देखिए कि गुप्त सम्राट जिसने हुनों को पराजित किया था। तो इसका आंसर बताएं कि हुनों को किसने पराजित किया। तो ऑप्शन ए समुद्रगुप्त, ऑप्शन बी चंद्रगुप्त द्वितीय, ऑप्शन सी स्कंदगुप्त, ऑप्शन डी रामगुप्त। तो इसका आंसर बताएं क्या होगा। ऑप्शन सी, ओके, स्कंदगुप्त ने हुनों को पराजित किया था। निम्नलिखित में से कौन सा सही मिलान है, इसमें सही चुनना है। तो अशोक के सामने है क्रमादित्य और समुद्रगुप्त के सामने है पराक्रमांक। ऑप्शन सी में है कि चंद्रगुप्त द्वितीय के सामने प्रियदर्शनी और ऑप्शन डी में है स्कंदगुप्त के सामने विक्रमादित्य। तो सही पहचानना है तो बताएं कि इसका आंसर क्या होगा। ऑप्शन बी, ये आपको हम पढ़ा चुके हैं। ओके, समुद्रगुप्त का पराक्रमांक। 14 नंबर क्वेश्चन देखिए कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। पहले में है कि गुप्त सम्राट स्वयं के लिए दैवीय अधिकारों का दावा करते थे। दूसरे में है कि उनका प्रशासन नितांत केंद्रीकृत था। तीसरे में कि उन्होंने भूमि दान की परंपरा को विस्तारित किया। तो ऑप्शन ए 2, 3, ऑप्शन बी 1 और 2, ऑप्शन सी 1, 3, ऑप्शन डी सभी। तो बताएं कि इसका आंसर क्या होगा। हम आपको मौर्यकाल पढ़ा चुके हैं, तो मौर्यकाल से संबंधित है। तो बताएं इसका आंसर जो होगा 1 और 3 होगा, क्योंकि देखिए उनका प्रशासन नितांत जो था वो केंद्रीकृत था नहीं। ये मौर्यों का जो था ना, मौर्यों का जो प्रशासन था वो जो था वो केंद्रीकृत था। गुप्त काल का जो साम्राज्य था वो केंद्रीकृत नहीं था। मतलब केंद्रीकृत कहेंगे पर उतने केंद्रीकृत नहीं था जैसा कि मौर्य काल का था। तो ये ऑप्शन नहीं होगा। ओके, और उन्हें भूमिदान की परंपरा को विस्तार किया। भूमिदान परंपरा कब से विकसित हुआ। तो सातवाहन काल में विकसित हुआ है। तो गुप्तों ने क्या किया, उसमें विस्तार किया। तो इसका आंसर 1 और 3 होगा। तो आप ये ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है, इसमें देखना है। ऑप्शन ए में है 1, 2, 3 होना चाहिए। ऑप्शन ए में देखिए कि विक्रम संवत 57 ईस्वी पूर्व से प्रारंभ हुआ, शक संवत 78 ईस्वी से प्रारंभ हुआ, और सी में है कि गुप्त संवत 319 ईस्वी में प्रारंभ हुआ। तो बताएं ऑप्शन ए 1, 2, ऑप्शन बी 2 और 3, ऑप्शन सी इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन डी सभी। तो कौन सा होगा बताएं। इसका जो आंसर होगा वो सभी होगा, क्योंकि ये विक्रम संवत 57 ईस्वी पूर्व चलाया गया था। ओके, शक संवत जो आपको पता होगा कि कनिष्क ने राज सत्ता स्थापित की, गद्दी पर बैठा था, और गुप्त संवत 319 ईस्वी में। तो ये तो तीनों सही है। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है। पहले में देखिए कि गुप्त वंश के संस्थापक श्रीगुप्त था। दूसरा में कि गुप्त संवत और शक संवत के बीच लगभग 241 वर्षों का अंतर है।
तीसरा में कि समुद्रगुप्त विजेता के साथ साथ कवि, संगीतज्ञ और विद्या का संरक्षक था। चौथा है कि शकों पर विजय के उपरांत ही चंद्रगुप्त ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। तो इसका आंसर बताएं क्या होगा। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी होगा। ये सभी सत्य है, ठीक है। तो इस जो कॉन्सेप्ट है ये थोड़ा देख लीजिएगा और याद कर लीजिएगा। ओके, ये वन लाइनर क्वेश्चन की तरह भी बन सकता है। 17 नंबर क्वेश्चन देखिए कि निम्नलिखित युग्म में कौन सा युग्म सही है। अधिकारी और सामने उसके सामने दिया है, विभाग दिया है, मिलान करना है कि सही सुमेलित कौन सा है। पहला है महाबलाधिकृत के सामने युद्ध मंत्री, दूसरा है महादंडनायक के सामने सेनापति, तीसरा में संधि विग्रहक न्यायाधीश और चौथा में भंडागाराधिकृत। तो इसका आंसर बताएं क्या होगा। ऑप्शन डी। ओके, भंडागाराधिकृत जो है राजकोष का अधिकारी होता था। ओके, 18 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा कथन असत्य है। इसमें असत्य का चयन करना है। कर है, कर के सामने विषय दिया हुआ है, तो कर है भाग यानी भूमि उपज का लगभग 1/6 था। और उद्रंग जो था एक प्रकार का भूमि कर था, ये इम्पोर्टेंट है। और अपरिकर जो है, उपरिकर जो है एक प्रकार का भूमि कर है। और शुल्क जो है विदेशी वस्तुओं के आयात पर कर है। तो असत्य इसमें कौन सा है। तो ऑप्शन डी, ठीक है। इसका आंसर जो होगा वो ऑप्शन डी होगा। 19 नंबर क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे राइटर आ गए और ठीक है। ऑप्शन ए में है मेघदूत के सामने कालिदास, ऑप्शन बी में है कि हर्षचरित के सामने बाणभट्ट, ऑप्शन सी में है प्रियदर्शिका के सामने हर्ष और ऑप्शन डी में है ब्रह्म सिद्धांत के सामने नकभट्ट। तो इसमें बताएं कि क्या होगा। ऑप्शन डी। ओके, ऑप्शन डी होगा इसका आंसर। परमाणुवाद किस सिद्धांत का मूल सिद्धांत, किस दर्शन का मूल सिद्धांत है। तो बताएं इसका आंसर क्या होगा। ये बीपीएससी में आ चुका है क्वेश्चन। तो ऑप्शन ए न्याय दर्शन, ऑप्शन बी वैशेषिक दर्शन, ऑप्शन सी सांख्य दर्शन, ऑप्शन डी योग दर्शन। तो इसका आंसर बताएं क्या होगा। ऑप्शन बी। ओके, वैशेषिक दर्शन। परमाणुवाद किस दर्शन का मूल सिद्धांत है। तो वैशेषिक दर्शन। 21 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है। पहला है कि न्याय दर्शन के प्रवर्तक महर्षि गौतम थे, दूसरा में है कि योग दर्शन के प्रणेता महर्षि पतंजलि कनाद के शिष्य थे। तो इसका आंसर बताएं। ऑप्शन ए केवल एक, ऑप्शन बी केवल दो, ऑप्शन सी दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या होगा। ऑप्शन ए, ठीक है। ऑप्शन ए होगा जो सही है। और ये बड़ा सा क्वेश्चन है, इसको मैं छोटा कर देती हूँ कि इलाहाबाद प्रशस्ति के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो इसका आंसर आप बताएं कि इसका आंसर क्या होगा। ऑप्शन ए, इसका आंसर जो होगा ऑप्शन ए होगा। यह गुप्त साम्राज्य को विविध राजनीतिक संबंधों की एक जटिल जाल के अधिकेंद्र के रूप में स्पष्टता प्रस्तुत करता है। ओके, 23 नंबर क्वेश्चन देखिए कि गुप्त काल के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो पहला है कि इस काल में, ऑप्शन ए में इस काल में बलाश्रम यानी विष्टि पहले की तुलना में अधिक प्रचलित हुआ। दूसरे में है, ऑप्शन बी में है कि विष्णु पुराण के एक उदाहरण में निर्दिष्ट है कि प्रयाग तक गंगा से लगे सभी भूभागों पर गुप्त वंश का आधिपत्य था। और ऑप्शन सी में कि महरौली शिलालेख इसे इंगित करता है कि चंद्रगुप्त बंगाल में शत्रुओं के राज्य संघ के विरुद्ध लड़ा था और उसने पंजाब में भी एक अभियान का नेतृत्व किया था। ओके, और ऑप्शन डी में है कि सौराष्ट्र गुप्त साम्राज्य का हिस्सा नहीं था। तो बताएं, ये तो आपको पता होनी चाहिए कि सौराष्ट्र गुप्त साम्राज्य का हिस्सा था, तभी तो सुदर्शन झील का निर्माण किसने किया। स्कंदगुप्त ने कराया था। तो ऑप्शन डी होगा इसका आंसर। ओके, 24 नंबर क्वेश्चन देखिए कि मनुस्मृति के अनुसार महिलाएं निम्नलिखित में से किस रीति से संपत्ति अर्जित कर सकती थी। ऑप्शन ए खरीद, ऑप्शन बी निवेश, ऑप्शन सी स्नेह चिन्ह, ऑप्शन डी उत्तराधिकार। तो इसका आंसर बताएं क्या होगा। ऑप्शन सी, ठीक है। स्नेह चिन्ह के द्वारा महिलाएं जो होती थी संपत्ति अर्जित कर सकती थी। 25 नंबर क्वेश्चन है कि गुप्त के शासनकाल में निम्नलिखित में से कौन सा अधिकारी भूमि संबंधी दस्तावेजों को सुरक्षित
रूप से रखता था। तो ऑप्शन ए ध्रुवाधिकरण, ऑप्शन बी करने का, ऑप्शन सी समाहर्ता, ऑप्शन डी शॉल के क्या। तो इसका आंसर जो होगा वो ऑप्शन बी होगा। ठीक है, कर्णिक होता था। कि गुप्तकालीन राजस्व व्यवस्था में भूमि कर संग्रह करने वाले ध्रुवाधिकरण तथा भूमि आलेखों को सुरक्षित रखने के लिए महाच्छ, पटलिक और कर्णिक नामक पदाधिकारी होते थे। ठीक है, 26 नंबर क्वेश्चन देखिए कि गुप्त काल में पूर्वी भारत में होने वाले सामुद्रिक व्यापार का सबसे बड़ा केंद्र कौन सा था। तो ऑप्शन ए भृगु कच्छ, ऑप्शन बी ताम्रलिप्ति, ऑप्शन डी कोरकई, ऑप्शन डी कावेरीपत्तनम। तो इसका आंसर बताएं क्या होगा कि पूर्वी भारत है। तो पूर्वी भारत देखिए, तो ये पूर्वी भारत है तो ताम्रलिप्ति था। ठीक है, तो पूर्वी भारत के लिए ताम्रलिप्ति था और जो पश्चिमी भारत के लिए था भृगुकच्छ, गुजरात में था। ठीक है, भृगुकच्छ ये पश्चिमी साइड के लिए हो जाएगा तो इधर होगा। हिरण्यकर था, ऑप्शन ए सेवा कर, ऑप्शन बी बिक्री कर, ऑप्शन सी कृषि कर, ऑप्शन डी धार्मिक कर। तो इसका आंसर बताएं क्या होगा, ऑप्शन सी। ठीक है, ये कृषि कर था। कि हिरण्यकर गुप्तकालीन कर था और यह कर राजा के द्वारा कृषि उत्पाद के बदले लिया जाने वाला धन के रूप में प्राप्त राशि था। 28 नंबर क्वेश्चन देखिए कि किस गुप्त राजा को देवगुप्त भी कहा जाता था। देवगुप्त, ऑप्शन ए कुमारगुप्त, ऑप्शन बी चंद्रगुप्त प्रथम, ऑप्शन सी चंद्रगुप्त द्वितीय, ऑप्शन डी समुद्रगुप्त। तो इसका आंसर जो बताएं क्या होगा, ऑप्शन सी। ठीक है, चंद्रगुप्त द्वितीय को कहा जाता था देवगुप्त। गुप्त राजवंशी शासक चंद्रगुप्त द्वितीय को देवगुप्त, देवराज और देवश्री आदि नामों से जाना जाता है। और समुद्रगुप्त कवि संगीता की विद्या का संरक्षक था, इसलिए उसे कविराज, ठीक है, कविराज कहा जाता था। और कुमारगुप्त के शासनकाल में नालंदा, ये ध्यान रखिएगा, कुमारगुप्त के शासनकाल में नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना तथा इसके सिक्कों पर अश्वमेध यज्ञ का साक्ष्य मिलता है कि इसने अश्वमेध यज्ञ किया था कुमारगुप्त ने। 29 नंबर क्वेश्चन देखिए कि गुप्तकालीन सिक्कों पर सबसे बड़ा कोष निम्नलिखित में से किसका है। तो ऑप्शन ए बस्ती, ऑप्शन सी कोटावा, ऑप्शन सी बयाना, ऑप्शन डी हाजीपुर। तो बताएं कहाँ मिला है, ऑप्शन सी। ठीक है, बयाना राजस्थान में मिला है, भरतपुर के राजस्थान में। गुप्तकालीन सिक्कों का सबसे बड़ा कोष बयाना में स्थित है। बयाना में 1821 ईस्वी में सोने के सिक्कों का भारी ढेर प्राप्त हुआ था। 30 नंबर क्वेश्चन देखिए कि गुप्त सोने के सिक्के दिनार का नाम किस भाषा में लिया गया था। तो ऑप्शन ए संस्कृत, ऑप्शन बी चीनी, ऑप्शन सी लैटिन, ऑप्शन डी यूनानी। तो इसका आंसर जो होगा वो ऑप्शन सी होगा। ठीक है, लैटिन भाषा में। 31 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा मंदिर खजुराहो में स्थित नहीं था। तो खजुराहो में नहीं था, तो ऑप्शन ए 10 अवतार मंदिर, ऑप्शन बी 64 योगिनी, ऑप्शन सी चतुर्भुज मंदिर, ऑप्शन डी कंदरिया महादेव मंदिर। तो बताएं ऑप्शन ए। ठीक है, 10 अवतार मंदिर ये उत्तर प्रदेश के ललितपुर में है। और खजुराहो मंदिर चंदेल राजाओं के द्वारा बनाया गया था। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। 10 अवतार मंदिर उत्तर प्रदेश के देवगढ़ में स्थित हैं, जो भगवान विष्णु को समर्पित है। तो ये क्वेश्चन आ सकता है कि 10 अवतार मंदिर किस देवता को समर्पित है, तो विष्णु को समर्पित है। और 32 नंबर क्वेश्चन है कि गुप्त काल में भुक्ति का प्रशासन कौन करता था। भोक्ता, ऑप्शन बी में उपरिक, ऑप्शन सी आयुक्त, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर बताएं क्या होगा, ऑप्शन बी। ठीक है, उपरिक करता था भुक्ति का प्रशासन। गुप्तकालीन सिक्कों से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। पहला है कि वे स्वर्ण और रजत से बने होते थे। ऑप्शन 2 में है कि उन पर शासकों की तिथियां अंकों में उपलब्ध है। ऑप्शन ए केवल एक, ऑप्शन बी केवल 2, ऑप्शन सी दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो बताएं इसमें आंसर कौन सा होगा, थोड़ा सोच के बताइए। कि लिखा है कि उन पर यानी सिक्कों पर शासकों की तिथियां अंकों में उपलब्ध है, ये तो गलत है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए होगा। ठीक है, ये स्वर्ण और रजत की मुद्राएं होती थी। निम्नलिखित युगों में से कौन सा युग सही सुमेलित है। शासक और सामने है शिलालेख। तो ऑप्शन ए में है कुमारगुप्त प्रथम के सामने उत्तर मेरु शिलालेख, ऑप्शन बी में है कि कुमारगुप्त द्वितीय के सामने बिलसठ शिलालेख, ऑप्शन सी में है बुधगुप्त का एरन अभिलेख और शिलालेख, ऑप्शन डी में है परांतक 2 का मतलब सेकंड का सारनाथ अभिलेख। तो इसमें बताएं इसका आंसर क्या होगा, सुमेलित कौन सा है।
तो ये जो सुमेलित है वो है बुद्धगुप्त हैं, ठीक है, एरन अभिलेख। और इसी में सती प्रथा का अभिलेख के साक्ष्य मिला था 510 ईस्वी में, ठीक है, 510 ईस्वी में। अब परांतक प्रथम का ये जो है ये उत्तर मेरु अभिलेख है और इसी में जो है वो चोलकालीन स्थानीय स्वशासन व्यवस्था की चर्चा इसी में किया गया है, परांतक 2 में। और विल्सन जो अभिलेख होगा वो कुमारगुप्त का होगा। ये कुमारगुप्त द्वितीय का है सारनाथ शिलालेख, जो याद रखिएगा, और कुमारगुप्त प्रथम का बिलसट अभिलेख, तो इसे याद रखिएगा। ओके, 35 नंबर क्वेश्चन है कि मुद्रा राक्षस किसने लिखा? तो ऑप्शन ए विष्णुगुप्त, ऑप्शन बी बाणभट्ट, ऑप्शन सी विशाखदत्त, ऑप्शन डी भारवी। तो इसका आंसर जो होगा वो ऑप्शन सी होगा, ठीक है, मुद्रा राक्षस, विशाखदत्त का मुद्रा राक्षस। 36 नंबर क्वेश्चन है कि चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर घूमता है और पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है। किस विद्वान ने यह सिद्ध किया था? ऑप्शन ए आर्यभट्ट, ऑप्शन बी ब्रह्मगुप्त, ऑप्शन सी वराहमिहिर, ऑप्शन डी भारवी। तो इसका आंसर बताएं क्या होगा? ऑप्शन सी। ओके, इसका जो आंसर होगा ऑप्शन सी होगा, वराहमिहिर। वराहमिहिर एक प्रसिद्ध ज्योतिषी थे और उनका प्रसिद्ध पुस्तक बृहद संहिता है, ये याद रखिएगा। और उपयुक्त वर्णन उसी में है, जबकि आर्यभट्ट ने पता लगाया था कि पृथ्वी गोल है। ये याद रखिएगा कि आर्यभट्ट ने क्या किया था? आर्यभट्ट ने पता लगाया कि पृथ्वी गोल है और सूर्य के चारों ओर घूमती है और पृथ्वी में गुरुत्वाकर्षण होता है, और साथ ही साथ सूर्य ग्रहण का भी पता आर्यभट्ट ने ही लगाया था, ये ध्यान रखिएगा। ब्रह्मगुप्त भी एक प्रसिद्ध ज्योतिष थे। ओके, तो आप ये ध्यान रखिएगा। गुप्त काल को क्लासिक युग क्यों कहते हैं? ऑप्शन ए वाणिज्यिक में व्यवसाय में प्रगति के कारण, ऑप्शन बी कला और साहित्य के प्रगति के कारण, ऑप्शन सी तकनीकी प्रगति के कारण, ऑप्शन डी सार्वभौम सत्ता के कारण। तो आप सोचिए कि क्या हुआ था गुप्त काल में, सबसे ज़्यादा आपको क्या पढ़ाया गया है? बुक्स पढ़ाए गए हैं, साहित्य, कलाएँ पढ़ाए गए हैं, जैसे अजंता की गुफाओं 16, 17, 19 में चर्चा किया गया, उसमें चित्र अंकित है, तो ऑप्शन बी होगा, ठीक है। मंदिर स्थापत्य कला का विकास सर्वप्रथम इसी काल में हुआ है, षड दर्शन का विकास भी इसी काल में हुआ है, इसलिए इसे क्लासिक युग कहते हैं, ठीक है। 38 नंबर क्वेश्चन देखिए कि गुप्त काल में अजंता की कौन सी गुफाएं निर्मित हुई थी? ऑप्शन ए 10, 11, 12, 13, ऑप्शन बी 12, 13, 14 और 15, ऑप्शन सी में है 2, 8, 10, 11, ऑप्शन डी में है 16 और 17। तो बताएं इसका आंसर क्या होगा? 16, 17, ऑप्शन डी, ठीक है। 16 भी, 17 भी और 19 भी है, तो याद रखिएगा गुप्तकालीन गुफाएं हैं। थर्टी 39 देखिए कि गुप्त वंश का पहला शासक कौन था जिसने अपने को महाराजा धीराज कहा? ऑप्शन ए चंद्रगुप्त प्रथम, ऑप्शन बी चंद्रगुप्त द्वितीय, ऑप्शन सी घटोत्कच गुप्त, ऑप्शन डी रामगुप्त। तो इसका आंसर बताएं क्या होगा? इसका आंसर है ऑप्शन ए होगा इसका आंसर। ओके, ऑप्शन ए चंद्रगुप्त प्रथम। 40 नंबर क्वेश्चन देखिए कि बयाना निधि से समावेशित गुप्त शासकों के सिक्के मिले हैं। ऑप्शन ए में चंद्रगुप्त प्रथम से लेकर बुधगुप्त तक, ऑप्शन बी में चंद्रगुप्त प्रथम से स्कंदगुप्त तक, ऑप्शन सी में है चंद्रगुप्त द्वितीय से लेकर विष्णुगुप्त तक, ऑप्शन डी में है चंद्रगुप्त द्वितीय से लेकर कुमारगुप्त तृतीय तक। तो इसका आंसर बताएं क्या होगा? ऑप्शन सी। ओके, चंद्रगुप्त द्वितीय से लेकर विष्णुगुप्त तक। ऑप्शन बी यहाँ पे होगा चंद्रगुप्त प्रथम से लेकर स्कंदगुप्त तक, सॉरी, ऑप्शन बी होगा चंद्रगुप्त प्रथम से लेकर स्कंदगुप्त तक। 41 क्वेश्चन देखिए कि किस काल में मंदिर की वास्तुकला में सर्वप्रथम गंगा और यमुना की आकृतियाँ प्राप्त होती है या आकृतियाँ आती हैं? तो ऑप्शन ए परमार, ऑप्शन बी पल्लव, ऑप्शन सी गुप्त, ऑप्शन डी चंदेल। तो इसका आंसर जो होगा वो ऑप्शन सी होगा, ठीक है, गुप्त काल में। 42 नंबर क्वेश्चन देखिए कि गुप्त काल में भुक्ति क्या थी? ऑप्शन ए राज्य, ऑप्शन बी मंडल, ऑप्शन सी जिला, ऑप्शन डी परगना। तो इसका आंसर जो होगा वो ऑप्शन ए होगा, राज्य होगा, और
ठीक है। सती प्रथा का उल्लेख सर्वप्रथम किस अभिलेख में मिला है, ये आपको हम बता चुके हैं। तो ऑप्शन ए होगा ऐहोल अभिलेख, भानुगुप्त का, ठीक है। तो ऐहोल अभिलेख। निम्नलिखित युगों में से कौन सा युग सही है, तो ऑप्शन ए में है कुमारगुप्त प्रथम के सामने महादेवी कुबेर नागा, और ऑप्शन बी में है चंद्रगुप्त प्रथम के सामने महादेवी कुमार देवी, ऑप्शन सी में है ये चंद्रगुप्त द्वितीय के सामने लिखा है महादेवी अनंत देवी। तो इसमें बताएं कौन सा सही सुमेलित है। ऑप्शन बी, इसका आंसर जो होगा ऑप्शन बी होगा, ठीक है। ये सही सुमेलित है। और ये जो होगा कुमारगुप्त प्रथम के सामने महादेवी अनंत देवी और चंद्रगुप्त द्वितीय के सामने है महादेवी कुबेर नागा। यहाँ पे नागा होगा, ठीक है, नागा, ओके, नागा। 45 देखिए, समुद्रगुप्त का समकालीन श्रीलंका का राजा था। ऑप्शन ए चंद्रवीर, ऑप्शन बी विजयबाहु, ऑप्शन सी महेंद्र, ऑप्शन डी मेघवर्ण। तो इसका आंसर बताएं। और ये आंसर, ये क्वेश्चन जो है इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आपको हम बताए थे कि जब समुद्रगुप्त शासन कर रहा था तो श्रीलंका का शासक था वहाँ का शासक, जिसने कहा कि नालंदा में मुझे महाविहार बनाना है, और समुद्रगुप्त ने अनुमति भी दिया था। तो इस वजह से ये क्वेश्चन उठाया गया है, ठीक है। तो इसका आंसर बताएं क्या होगा, कौन सा राजा था। तो ऑप्शन डी था, मेघवर्ण था, ओके। 46 नंबर क्वेश्चन है कि प्रयाग प्रशस्ति के अनुसार गुप्त शासक समुद्रगुप्त के सीमावर्ती राजाओं के किस प्रकार के संबंध थे। तो ऑप्शन ए सर्वकर दान, ऑप्शन बी आज्ञाकरण, ऑप्शन सी प्राणामागमन, ऑप्शन डी सभी। तो इसका आंसर बताएं क्या होगा। सीमावर्ती राजाओं के साथ किस प्रकार का संबंध थे। तो ऑप्शन डी सभी प्रकार के संबंध थे, ओके। 47 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस नरेश को कविराज कहा गया है। तो ऑप्शन ए भोज परमार, ऑप्शन बी हर्षवर्धन, ऑप्शन सी रुद्रदामन, ऑप्शन डी समुद्रगुप्त। तो इसका आंसर बताएं, कविराज किसे कहा गया। तो ऑप्शन डी समुद्रगुप्त को कहा गया। 48 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक वाद्य यंत्र समुद्रगुप्तों के सिक्कों पर अंकित है, जिससे यह प्रमाणित होता है कि समुद्रगुप्त मतलब कि ये जो वाद्य यंत्र है उस वाद्य यंत्र में इंटरेस्टेड था। तो ऑप्शन ए मृदंग, ऑप्शन बी वीणा, ऑप्शन सी रबाब, ऑप्शन डी मंजीरा। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा वीणा, ठीक है, कि समुद्रगुप्त ये वीणा बजाता था, ठीक है। इससे यह स्पष्ट होता है ऑप्शन बी। 48 नंबर क्वेश्चन देखिए, इलाहाबाद शिलालेख में समुद्रगुप्त की प्रशस्ति है जिसके रचयिता है उनके दरबारी कवि थे। मतलब कि जो इलाहाबाद शिलालेख के जो प्रशस्ति हैं उसके रचयिता कौन हैं, जो दरबारी कवि भी थे। तो ऑप्शन ए हरिसेन, ऑप्शन बी नागसेन, ऑप्शन सी कालिदेश, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर जो होगा वो ऑप्शन ए होगा, हरिसेन। संधि विग्रह महंत्री भी था, ओके, हरिसेन। 50 नंबर क्वेश्चन देखिए कि समुद्रगुप्त के शासनकाल के समय कांची का शासक कौन था। ऑप्शन ए विष्णुगुप्त, ऑप्शन बी स्वामीदत्त, ऑप्शन सी हस्तिवर्मन, ऑप्शन डी उग्रसेन। तो इसका आंसर जो है वो ऑप्शन ए है, विष्णुगुप्त है, ओके, कि कांची का शासक विष्णुगुप्त था। 51 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस गुप्त अभिलेख में चंद्रगुप्त द्वितीय राजाधिराज के रूप में वर्णित है। ऑप्शन ए चंद्रगुप्त द्वितीय का उदयगिरि गुहा अभिलेख, ऑप्शन बी में चंद्रगुप्त द्वितीय का मथुरा प्रस्तर अभिलेख, ऑप्शन सी है प्रभावती गुप्ता का पूना ताम्रपत्र, ऑप्शन डी है कुमारगुप्त प्रथम का बिलसड़ प्रस्तर अभिलेख। तो इसका आंसर बताएं क्या होगा, ऑप्शन ए, ठीक है, चंद्रगुप्त द्वितीय का उदयगिरि गुहा अभिलेख। 52 नंबर क्वेश्चन है कि 6ठी सदी के खगोल भी वराहमिहिर देश के किस भाग से संबंधित हैं, ठीक है। तो ऑप्शन ए पश्चिमी मालवा, ऑप्शन बी उत्तर गुजरात, ऑप्शन सी दक्षिण राजस्थान, ऑप्शन डी दक्षिण मगध। तो इसका आंसर बताएं क्या होगा, ऑप्शन ए, ठीक है, पश्चिमी मालवा होगा इसका आंसर।
53 नंबर क्वेश्चन है कि भारत का नेपोलियन किसकी उपाधि है। ठीक है, भारत का नेपोलियन किस गुप्तकालीन शासक को कहा जाता है। ऑप्शन ए चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन बी रामगुप्त, ऑप्शन सी समुद्रगुप्त, ऑप्शन डी बुधगुप्त। तो इसका आंसर जो होगा वो ऑप्शन सी होगा। ठीक है, और इसी से संबंधित एक और क्वेश्चन है कि किसने समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा। तो इसका आंसर बताएं क्या होगा। ऑप्शन बी। ठीक है, डॉक्टर B.A. स्मिथ ने कहा था। ओके, 55 नंबर क्वेश्चन देखिए कि गुप्त काल में किस धर्म का सबसे अधिक विकास हुआ। तो ऑप्शन ए बौद्ध धर्म, ऑप्शन बी जैन धर्म, ऑप्शन सी पौराणिक धर्म, ऑप्शन डी यवनों का धर्म। तो इसका आंसर बताएं क्या होगा। ऑप्शन सी। ठीक है, पौराणिक धर्म, ब्राह्मण धर्म, ध्यान रखिएगा। 55 नंबर क्वेश्चन है कि स्कंदगुप्त के समय सौराष्ट्र का गोप्ता कौन था। तो ऑप्शन ए है चक्रपालित, ऑप्शन बी तुषास्क, ऑप्शन सी जो है पर्णदत्त, ऑप्शन डी शर्वनाग। तो इसका आंसर क्या होगा। ओके, तो इसका जो आंसर होगा वो पर्णदत्त होगा। चक्रपालिक इसका पुत्र था। ठीक है, चक्रपालिक जो था ये इसका पुत्र था। तुषास्क जो था वो अशोक के शासनकाल में सौराष्ट्र का प्रांतपति था। तो इसे आप ध्यान रखिएगा। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। ओके, 56 नंबर क्वेश्चन देखिए, समुद्रगुप्त के प्रयाग पर किस मुगल शासक का लेख उत्कीर्ण है। ऑप्शन ए अकबर, ऑप्शन बी जहांगीर, ऑप्शन सी शाहजहां, ऑप्शन डी दारा शिकोह। तो इसका आंसर क्या होगा। ऑप्शन बी। ठीक है, जहांगीर का। ओके, जहांगीर का हो जाएगा और एक जो है बीरबल का होगा। ओके, ये आप देख लीजिएगा, आपको पढ़ाया गया है तो आप याद रखिएगा उस चीज़ को। 57 नंबर क्वेश्चन है कि कालिदास के संस्कृत नाटकों में स्त्री और शूद्र चरित्र किस भाषा में बोलते थे। तो ऑप्शन ए संस्कृत है, ऑप्शन बी पाली, ऑप्शन सी प्राकृत, ऑप्शन डी ब्राह्मणी। तो इसका आंसर बताएं क्या होगा। ऑप्शन सी हो। ठीक है, प्राकृत भाषा में शूद्र और स्त्रियां बोलती थी। ठीक है, और संस्कृत भाषा जो है उच्च वर्ण के लोग बोलते थे, जैसे ब्राह्मण हो गए, क्षत्रिय हो गए, बोलते थे। 58 नंबर क्वेश्चन है कि प्रभावती गुप्ता शासिका थी, कहाँ की शासिका थी। तो ऑप्शन ए गुप्ता वंश की, ऑप्शन बी शुंग वंश की, ऑप्शन सी वाकाटक वंश की, ऑप्शन डी मौर्य वंश की। तो इसका आंसर जो होगा ऑप्शन सी वाकाटक वंश की। ठीक है, पूर्वी दक्कन क्षेत्र में इनका साम्राज्य था। और ये प्रभावती जो गुप्ता थी ये किनकी पुत्री थी। तो चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री थी। ठीक है, तो आप ये याद रखिएगा। 59 नंबर क्वेश्चन है कि प्राकृत प्रकाश का लेखक कौन है। तो ऑप्शन ए पतंजलि, ऑप्शन बी पाणिनि, ऑप्शन डी वररुचि, ऑप्शन डी अमर सिंह। तो इसका आंसर जो होगा वो ऑप्शन सी होगा, वररुचि होगा। 60 नंबर क्वेश्चन है कि दरबार के 9 रत्नों का संबंध किससे था। तो ऑप्शन ए चंद्रगुप्त द्वितीय, ऑप्शन बी समुद्रगुप्त, ऑप्शन सी हर्षवर्धन, ऑप्शन डी धर्मपाल। तो इसका आंसर जो होगा वो ऑप्शन ए होगा। ठीक है, चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में उनके दरबार में 9 विद्वान रत्न थे जिन्हें नवरत्न कहा गया। ओके, 9 रत्न। और ये क्वेश्चन नंबर देखते हैं 61 है, फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया था। ऑप्शन ए चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन बी चंद्रगुप्त प्रथम, ऑप्शन सी चंद्रगुप्त द्वितीय, ऑप्शन डी समुद्रगुप्त। तो इसका आंसर क्या होगा। ऑप्शन सी होगा, चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में फाहियान आया था और फी यू की से रचना किया था भारत के विषय में। 62 नंबर क्वेश्चन देखिए, चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य ने किस एक राजवंश से वैवाहिक संबंध स्थापित नहीं किया था। ऑप्शन ए नागवंश, ऑप्शन बी वाकाटक वंश, ऑप्शन सी कदम वंश, ऑप्शन डी लिच्छवी राजवंश। तो इसका आंसर बताएं क्या होगा। ऑप्शन ए। ठीक है, चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में कहा जा रहा है। ठीक है, तो और चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपनी पुत्री का विवाह वाकाटक वंश से किया और स्वयं जो शादी विवाह किया था वो नागवंश से किया और अपने पुत्र का विवाह कदम वंश के रानी से किया। ठीक है, कदम वंश की कन्या से किया। तो आप ये याद रखिएगा। 63 नंबर क्वेश्चन है कि चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की उपाधि कब धारण की।
तो ऑप्शन ए शकों के उन्मूलन के बाद, ऑप्शन बी अपने समस्त विजय अभियानों के बाद, ऑप्शन सी अपने विवाह के बाद, ऑप्शन डी सभी। तो इसका आंसर क्या होगा, ये तो पता होगा, ऑप्शन ए होगा, शकों के उन्मूलन के बाद। 64 नंबर क्वेश्चन है कि मेहरौली स्तंभ लेख किस शासक से संबंधित है। तो इसका आंसर बताएं क्या होगा, ऑप्शन ए, ठीक है, चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में। चंद्र नामक राजा की कीर्ति का वर्णन किया गया है मेहरौली स्तंभ लेख में। ये मेहरौली स्तंभ लेख कहाँ है, तो दिल्ली में है। 65 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस राजा को देवराज नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन ए कनिष्क, ऑप्शन बी गौतमीपुत्र सातकर्णी, ऑप्शन सी अशोक, ऑप्शन डी चंद्रगुप्त विक्रमादित्य यानी चंद्रगुप्त द्वितीय। तो इसका आंसर जो होगा वो ऑप्शन डी होगा, ठीक है, देवराज इन्हें कहा जाता है। कविराज किन्हें कहा जाता है, तो समुद्रगुप्त को कहा जाता है। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के नवरत्नों में शामिल नहीं था, ठीक है, तो अमरसिंह ऑप्शन ए अमरसिंह, ऑप्शन बी बेताल भट्ट, ऑप्शन सी छपनक, ऑप्शन डी नागार्जुन। तो इसका आंसर जो होगा वो ऑप्शन डी होगा, ठीक है, नवरत्नों में शामिल नहीं थे नागार्जुन। 67 देखिए कि गुप्त राजाओं में से कौन देवगुप्त नाम से जाना जाता था। तो ये इजी क्वेश्चन है, ये आपको पता होगा, इसका आंसर जो होगा वो ऑप्शन ए होगा, ठीक है। 68 नंबर क्वेश्चन देखिए, गुप्त संवत 61 का मथुरा स्तंभ लेख संबंधित है। ऑप्शन ए समुद्रगुप्त, ऑप्शन बी चंद्रगुप्त द्वितीय से, ऑप्शन सी कुमारगुप्त से, ऑप्शन डी स्कंदगुप्त से। तो इसका आंसर बताएं क्या होगा, ऑप्शन बी, ठीक है, चंद्रगुप्त द्वितीय से होगा इसका आंसर। सिक्सटी 69 नंबर क्वेश्चन देखिए, मंदसौर प्रशस्ति निम्न में से किस शासक से संबंधित है। ऑप्शन ए चंद्रगुप्त प्रथम, ऑप्शन बी समुद्रगुप्त, ऑप्शन सी कुमारगुप्त, ऑप्शन डी स्कंदगुप्त। तो इसका आंसर जो बताएं, ऑप्शन इसका जो मंदसौर है ना, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, ओके, कुमारगुप्त प्रथम से संबंधित है। 70 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस अभिलेख में पटवाई श्रेणी का उल्लेख है। तो ऑप्शन ए कुमारगुप्त प्रथम का मंदसौर अभिलेख, ऑप्शन बी स्कंदगुप्त का इंदौर ताम्रपत्र अभिलेख, ऑप्शन सी स्कंदगुप्त का जूनागढ़ अभिलेख, ऑप्शन डी भीतरी स्तंभ लेख। तो बताएं इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए, ठीक है, पटवाई श्रेणी का उल्लेख जो किया गया है मंदसौर अभिलेख में किया गया है, ठीक है। और जो जूनागढ़ का जो अभिलेख है इसमें सुदर्शन झील का वर्णन किया गया है। स्कंदगुप्त के भीतरी स्तंभ लेख में हुनों का आक्रमण की चर्चा की गई है, तो आप इसे ध्यान रखिएगा। कुमारगुप्त प्रथम द्वारा कौन से नए प्रकार के स्वर्ण सिक्के प्रचलित किए गए। ऑप्शन ए अप्रतिघ प्रकार, दूसरा है गजारूढ़ प्रकार, ऑप्शन डी है खड्ड निहत्ता प्रकार, ऑप्शन डी है खड्ड प्रकार। तो इसका आंसर होगा, बताएं क्या होगा आंसर, ऑप्शन डी होगा, सभी प्रकार के सिक्के चलाए थे, ठीक है। 72 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक अनुलोम प्रकार का विवाह का उदाहरण है। अनुलोम प्रकार का, ऑप्शन ए ब्राह्मण लड़के का एक क्षत्रिय लड़की से विवाह, ऑप्शन बी क्षत्रिय लड़की का एक क्षत्रिय लड़के से विवाह, ऑप्शन सी में है ब्राह्मण लड़के का एक ब्राह्मण लड़की से विवाह, ऑप्शन डी में है वैश्य लड़की का एक क्षत्रिय लड़की से विवाह। तो इसका आंसर बताएं क्या होगा, ऑप्शन ए होगा, अनुलोम विवाह, ठीक है, अनुलोम विवाह कि ब्राह्मण लड़के का एक क्षत्रिय लड़की से विवाह होना। 73 नंबर क्वेश्चन देखिए, वह गुप्त शासक जिसने हुनों को पराजित किया था। तो हुनों को किसने पराजित किया, तो इसका आंसर बताएं, बहुत इजी क्वेश्चन है। तो इसका आंसर जो होगा ऑप्शन डी होगा, हुनों को जो पराजित किया था स्कंदगुप्त, और हुनों के पराजित होने का जो उल्लेख है वो भीतरी स्तंभ लेख है स्कंदगुप्त का। 74 नंबर क्वेश्चन देखिए कि गुप्त काल में किस अभिलेख में भूमि विक्रय संबंधी विवरण दिया गया है। भूमि संबंधी, तो ऑप्शन ए है जूनागढ़ अभिलेख, ऑप्शन बी भीतरी स्तंभ लेख, ऑप्शन सी है बेलग्राम ताम्रपत्र, ऑप्शन डी है दामोदरपुर ताम्रपत्र। तो इसका आंसर जो होगा वो ऑप्शन डी होगा, ठीक है, दामोदरपुर ताम्रपत्र में। ओह,
ये तो हो गया था। ओके, तो ये भी कर लिए हैं। 75 नंबर क्वेश्चन देखिए कि स्कंदगुप्त के शासनकाल में सुराष्ट्र यानी सौराष्ट्र का प्रांतपति निम्नलिखित में से कौन था? स्कंदगुप्त के काल में तो ऑप्शन ए तुषास, ऑप्शन बी पर्णदत्त, ऑप्शन सी विशाख, ऑप्शन डी हरिसेन। तो इसका आंसर क्या होगा? ये क्वेश्चन कराया जा चुका है, रिविजन हो गया है। ऑप्शन बी, ठीक है। 76 देखिए निम्नलिखित में से किसके सोने के सिक्के वजन में सबसे अधिक भारी होते थे? तो ऑप्शन ए कनिष्क के काल में, ऑप्शन बी होविस्क, ऑप्शन सी समुद्रगुप्त, ऑप्शन डी स्कंदगुप्त। तो ऑप्शन डी इसका आंसर होगा। ओके, ऑप्शन डी, स्कंदगुप्त के काल में सोने के सिक्के अधिक भारी होते थे, ठीक है। 76 नंबर क्वेश्चन देखिए निम्नलिखित अभिलेखों में से किस एक में स्कंदगुप्त के राजकाल में हुनों के आक्रमण का उल्लेख है? तो ये तो आपको करा दिए हैं, तो इसका आंसर बताएं क्या होगा? ऑप्शन बी, ठीक है, भित्रीय स्तंभ लेख, स्कंदगुप्त का भित्रीय स्तंभ लेख। 77 नंबर क्वेश्चन देखिए कि निम्नलिखित युग में से कौन सा युग सही सुमेलित नहीं है? तो एक तरफ रचना है, दूसरी तरफ उससे संबंधित विषय दिए गए हैं। पहले में है ऑप्शन ए में अपराजित परीक्षा के सामने स्थापत्य, ऑप्शन बी में है अष्टांग हृदय के सामने दिया है चिकित्सा, ऑप्शन सी में लीलावती के सामने नाटक दिया है, ऑप्शन डी में वैजंती के सामने शब्दकोश। तो बताएं इसका आंसर क्या होगा? ये तो पता होनी चाहिए आपको, सुमेलित नहीं है तो लीलावती, ठीक है, लीलावती नाटक से संबंधित नहीं है, बाकी सब सुमेलित है। आप ये ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछ चुका है, ये दोनों क्वेश्चन पूछा हुआ है कि अपराजित परीक्षा किस विषय से है? स्थापत्य से, और अष्टांग हृदय जो है वो चिकित्सा से जुड़ा हुआ है। लीलावती भारतीय गणितज्ञ भास्कर द्वितीय द्वारा प्राचीन 1150 ईस्वी में संस्कृत में रचित गणित और खगोलशास्त्र का प्राचीन ग्रंथ है। साथ ही यह सिद्धांत शिरोमणि का एक अंग भी है। लीलावती में बीजगणित का विवेचन किया गया है। लीलावती भास्कराचार्य की पुत्री का नाम था। इस ग्रंथ में पाटीगणित यानी अंक गणित, बीजगणित और ज्यामिति के प्रश्न और उसके उत्तर हैं। तो आप ये याद रखिएगा कि ये गणित से संबंधित है, ना कि नाटक से। ओहो, ओके, ये तो क्वेश्चन हो चुका है। 77 नंबर क्वेश्चन देखिए निम्नलिखित में से कौन सा युग सही सुमेलित है? तो सुमेलित यहाँ पे देखना है, प्रशासक के सामने विभाग दिया है। ऑप्शन ए में है भंडागाराधिकृत अभिलेखागार, ऑप्शन बी में है कि दशापराधिक मतलब न्याय, ऑप्शन सी में है महाचपटलिक के सामने विभाग का है राजस्व, ऑप्शन डी में है शौल्किक के सामने है कोष। तो इसमें सही सुमेलित कौन सा है आप ये बताएं, इसका आंसर बताएं क्या होगा? ऑप्शन बी, ठीक है, दशापराधिक जो होगा वो न्याय विभाग से संबंधित था, ठीक है। सेवेंटी 78 नंबर क्वेश्चन देखिए कि गंगा घाटी से मिहिर कुल को किसने अपदस्थ किया था? ऑप्शन ए नरसिंह गुप्त, ऑप्शन बी बुधगुप्त, ऑप्शन सी स्कंदगुप्त, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, ठीक है, बुधगुप्त। आज तो हद हो रही है। ऑप्शन ए होगा इसका आंसर, नरसिंह गुप्त। ओके, इसका जो आंसर होगा वो नरसिंह गुप्त होगा कि गंगा घाटी से मिहिर कुल को किसने पदस्थ किया था? तो नरसिंह गुप्त। 79 नंबर क्वेश्चन देखिए कि मालवा से हुन सत्ता को किसने उखाड़ फेंका? तो ऑप्शन ए स्कंदगुप्त, ऑप्शन बी शकारे विक्रमादित्य, ऑप्शन सी यशोवर्मन, ऑप्शन डी पुष्यभूति। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, ठीक है, यशोवर्मन होगा इसका आंसर। 80 नंबर क्वेश्चन देखिए निम्नलिखित में से किसने गुप्त युग को स्वर्ण युग की संज्ञा दी है? ऑप्शन ए रोमिला थापर, ऑप्शन बी डी चट्टोपाध्याय, ऑप्शन सी के एम मुंशी, ऑप्शन डी आर एस शर्मा।
तो इसका आंसर बताएं क्या होगा, ऑप्शन सी होगा आंसर, इसे याद रखिएगा। 81 नंबर क्वेश्चन है कि पूना ताम्रपत्र लेख संबंधित है, किससे संबंधित है? ऑप्शन ए प्रभावती गुप्ता, ऑप्शन बी कुमार देवी, ऑप्शन सी स्कंदगुप्त, ऑप्शन डी शान बर्मन से। तो इसका संबंध किससे है? तो ऑप्शन ए है, ओके, प्रभावती गुप्ता से संबंधित है। 82 नंबर क्वेश्चन है, अजंता की गुफाएं स्थित हैं। ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी महाराष्ट्र, ऑप्शन डी गुजरात। तो इसका आंसर बताएं क्या होगा, बहुत ही ईजी है, तो ऑप्शन सी है, अजंता की गुफा कहाँ है? महाराष्ट्र। और अजंता की गुफाएं कौन कौन सी गुफाएं हैं जो गुप्तकालीन हैं? तो 17, 19, 17, 16 है, 17 है, 19 है, ठीक है, 16, 17, 19। तो अजंता की गुफा महाराष्ट्र में स्थित है और इसकी जो संख्या है 29 है, जो बहुत सारे नष्ट हो चुके हैं, जिसमें कुछ 100 फीट गहरी है और यह घोड़े के नाल के आकार के समान है। तो ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि इसके आकार कैसे हैं, तो घोड़े के नाल के आकार हैं। और अजंता की गुफा संख्या 16, 17 और 19 जो है वो गुप्तकालीन है, ओके, तो इसे याद रखिएगा। 83 नंबर क्वेश्चन है कि गुप्त काल में मंदिरों एवं ब्राह्मणों को दी जाने वाली भूमि अनुदान व्यवस्था का क्या उद्देश्य था? तो ऑप्शन ए कृषि कार्य करने के उद्देश्य, ऑप्शन बी उद्योग स्थापित करने के उद्देश्य, ऑप्शन सी शैक्षणिक एवं धार्मिक कार्य करने से संबंधित, और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो बताएं इसका आंसर क्या हुआ? इसका आंसर जो होगा वो ऑप्शन सी होगा, ठीक है, शैक्षणिक एवं धार्मिक कार्य से संबंधित करने के लिए मंदिरों और ब्राह्मणों को भूमि अनुदान दिया जाता था, ठीक है। 84 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से उत्तर मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक हैं। तो ऑप्शन ए कपिल, ऑप्शन बी जैमिनी, ऑप्शन सी वादरायण, ऑप्शन डी कनाद। तो इसका आंसर बताएं क्या होगा? इसका आंसर जो होगा ऑप्शन सी होगा, वादरायण है, ओके। उत्तर मीमांसा को वेदांत भी बोलते हैं, तो इसे याद रखिएगा। 85 नंबर क्वेश्चन देखिए, और ये क्वेश्चन आया हुआ है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कि गुप्त काल में निवर्तन, कुल्यवाप, द्रोणवाप क्या थी? ऑप्शन ए सिंचाई व्यवस्था से संबंधित थी, ऑप्शन बी न्याय प्रणाली से, ऑप्शन सी भूमि माप का पैमाना था, ऑप्शन डी साधारण पुलिस व्यवस्था से जुड़ा था। तो इसका आंसर बताएं क्या होगा? ऑप्शन सी, ठीक है, भूमि माप से संबंधित था, निवर्तन, कुल्यवाप और द्रोणवाप से संबंधित। तो आप इसे ध्यान रखिएगा। और ये क्वेश्चन लास्ट था, गुप्त काल से संबंधित जो है वो टॉपिक भी पूरा हो गया कंप्लीट, और यह टेस्ट भी हो गया है। और नेक्स्ट वीडियो में गुप्तोत्तर काल स्टार्ट करेंगे। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, ओके, थैंक यू। वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ओके, थैंक यू।